नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आज जो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वैश्वीकरण में जब हम भारत एंटर करता है तो जो सबसे अहम एक संगठन है वो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत सारी चीजें बदली। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का गठन हुआ और इसी तरीके से इसी क्रम में विश्व व्यापार संगठन बना, जो यह करता था कि विश्व में जो वैश्वीकरण है उसमें कोई देश बैरियर ना लगाए, एक यहाँ से दूसरे यहाँ सामान भेजने में बहुत आसानी हो और एक दूसरे के यहाँ से व्यापार बहुत आसानी से किया जा सके। ऐसा किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार, किसका? विदेश व्यापार या विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। 1991 में जब हुआ तो उसमें 1991 में जब एलपीजी सुधार हुए तो ठीक है, एलपीजी सुधार हुए उस समय क्या किया? उदारीकरण का समर्थन किया और भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हुआ। ठीक है, जब पूंजी निवेश हुआ तो क्या है? विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं और कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों की अपनी नीतियां उदार बननी चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखना है, एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया विश्व। अब यहां पे ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो विकसित देशों के द्वारा। विकसित देशों ने कहा मुक्त व्यापार होना चाहिए। जैसे अब हम एक गांव है और यह एक क्षेत्र है जिसमें कुछ व्यापारी हैं जो बहुत पावरफुल हैं और उनके पास माल बहुत है। तो उन लोगों ने क्या कहा? अब यूरोपीय व्यापारी हैं, अमेरिकन व्यापारी हैं, वो क्या चाहते हैं? विश्व का पूरा बाजार उनके लिए खुल जाए और विश्व का पूरा बाजार खोल दिया उन्होंने। संगठन क्या बनाया? विश्व व्यापार संगठन। नाम क्या दिया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दिया। अब यहां पे देखिए, मुक्त व्यापार की सुविधा तो देता है, लेकिन व्यवहार में क्या है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। जैसे कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, आपने सुना होगा ना, यदि नहीं सुना है तो आप सर्च करिएगा CBM। इसमें क्या है? यूरोपीय देश इसको अपनाते हैं। क्या कहते हैं कि इस उत्पादन के लिए या इस वस्तु के उत्पादन में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, इसके कारण से हम इसको अपने देश में आयात नहीं होने दे सकते। पहला। दूसरा क्या? लेबर। ठीक है, लेबर को बहाना बनाते हैं। लेबर क्या? तो लेबर का उत्पीड़न हुआ है, बहुत ज्यादा उत्पीड़ित करके यह वस्तु बनाई गई है, इसलिए हम इसको आयात नहीं कर सकते। और ऐसा करने के पीछे उनका कारण क्या है? तो चीन और भारत जैसे देश उनको टक्कर दे रहे हैं। चीन तो खैर बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहा है और इसके कारण से अब ये जो है अवरोधकों का। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। दूसरी तरफ विकासशील देश यदि कोई अवरोध लगाते हैं तो उसको हटाने के लिए कहां चले जाते हैं विकसित देश? WTO में, और वो अपने लिए लगा देते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कि PLI स्कीम जो चलाई जा रही है भारत के द्वारा, उसके लिए चीन WTO में चला गया। अमेरिका अपने चावल का उत्पादन या चावल गेहूं का उत्पादन जो है वो उत्पादों को भारत भेजना चाहता है। भारत अवरोध लगाता है, पर उसके लिए कहां चले जाता है भारत को? WTO। ध्यान रखिएगा, ऐसा कई बार किया गया है। देखिए यहां पे आगे दिखाता हूं मैं आपको। ना देखिए अपने अध्याय 2 में सकल घरेलू, भारत में अधिकांश रोजगार जो है और सकल घरेलू उत्पाद किसका महत्वपूर्ण भाग? कृषि क्षेत्र का है। इसकी तुलना में विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा केवल 0.5%। फिर भी अमेरिका कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं, जिससे क्या करता है?
अमेरिका चाहे तो डंप कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सपोर्ट कर रहा है अमेरिका अपने किसानों को, तो क्या होगा, वहां के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। यदि वहां के उत्पाद भारत में डंप कर दिए जाएं तो भारत के गेहूं उत्पादक देश बिल्कुल उसका टक्कर, गेहूं उत्पादक राज्य या गेहूं उत्पादक जो किसान हैं वो अमेरिकी किसानों को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जो कीमतें होंगी अपेक्षाकृत बहुत कम होंगी, जिससे यहां के किसान मारे जाएंगे। और इसके कारण से भारत उनमें अवरोध लगाता है, टैरिफ लगाता है। दूसरी बात कि भारत जो है वो अमेरिका के कई क्षेत्रों में ये कहता है कि अमेरिका ये कहता है कि भारत जो है पीडीएस सिस्टम के रूप में, किसमें, पीडीएस सिस्टम के रूप में सब्सिडी देता है किसानों को या लोगों को सब्सिडी देता है। और जबकि डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार अपने जीडीपी का कोई भी सब्सिडी जो है देश देता है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए डब्ल्यूटीओ जाता है। भारत यहां पे एक तर्क देता है, चूंकि हम विकासशील देश हैं और हमारी अधिकांश जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या के मामले में तो हम बहुत आगे हैं, विश्व नंबर 1 हो गए, तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो आज भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, पीडीएस सिस्टम को लागू करते हैं। क्लियर हो गया होगा। हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया, अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है और यही बोलते हैं कि क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है। जैसे मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास यदि आ जाए भारत में, तो भारत के कपास उत्पादक को जो मूल्य मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए भारत में 300 किलो रुपए रुई बिकती है, ठीक है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यदि ये आता है ये कपास, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 100 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाए। तो भारतीय किसान जो कपास उत्पादक हैं वो क्या कपास का उत्पादन कर पाएंगे, नहीं। और उनके सामने रोजगार का संकट, भुखमरी जैसी समस्याएं, कर्ज जैसी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी होगी, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखना है। तो विश्व व्यापार संगठन को आप पढ़िएगा, अब करंट से आप इसको जोड़ लीजिएगा। अब यहां पे देखिए भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अभी तो हमने देखा विश्व व्यापार में जो संगठन काम करते हैं उसका, लेकिन वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था अब यहां पे है वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से उपभोक्ताओं को, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। क्या हुआ है कि अब हमारे पास अधिक विकल्प हैं, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले और कम कीमत वाले। आप देखे होंगे कि शुरुआत में आप एक मोबाइल लेते थे नोकिया का, तो वो काफी महंगी कीमत पे आता था, है ना। आपने नोकिया 5300 का नाम सुना होगा शायद, तो वो काफी महंगी कीमत पे 8 या 9 हजार की कीमत पे आता था, जिसमें 0.2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता था, कीपैड वाला फोन था, बहुत सारी दिक्कतें आती। आज क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले और अच्छे कैमरों वाले, अच्छे बैटरी वाले फोन उपलब्ध हैं और वो काफी कम कीमतों पे उपलब्ध हैं या सिमिलर उसी लेवल पे। जैसे मान लीजिए 2008 में या 9 में आप एक 8000 का मोबाइल ले रहे हैं और आज आप 8000 का मोबाइल ले रहे हैं, दोनों में तुलना ही नहीं कर सकते, इतना अंतर है। तो इस तरीके से क्या क्या सस्ता हुआ है, तो मोटर गाड़ियां, सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थ, ये क्या जैसे सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है, बैंकिंग जैसी सुविधा सेवाओं में रुचि दिखाई है, जिससे क्या हुआ है, हमें आसान से और गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे आज जिस सेल फोन से या जिस माइक से या जिस कैमरे से मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः वो भारत में बनी हुई नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतना अंदर आ चुका है कि हमें उच्च गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं हैं वो कम कीमतों पे भारत में ही मिल जाती हैं। क्लियर हो गया होगा। तो ये अब यहां पे क्या हुआ कि भारत को क्या फायदा हुआ, आगे चलते हैं। जैसे है ना, अब क्या हुआ, विदेशी निवेश आकर्षित हुई। विदेशी निवेश जब आकर्षित होंगी, जब भी कोई व्यक्ति यहां पे पैसा लगाएगा तो वो अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लाएगा। और टेक्नोलॉजी में क्या, मशीनें आएंगी, वहां के इंजीनियर्स आएंगे, वहां की सारी टेक्नोलॉजी यहां पे लगेगी। जाहिर सी बात है उस पूरी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोग भी वहां से नहीं आएंगे,
क्योंकि यहाँ सस्ता श्रम है, इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब जब फैक्ट्री लगाई जाएगी तो उस तकनीक का भारत को भी फायदा होगा, है ना। ऐसा फायदा हुआ है। और जैसे विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, हाँ, तो भारत जब आकर्षित करेगा तो उसे सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। अब जो भी फैक्ट्री आएंगी या जो भी कंपनी आएगी उसको विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जैसे आपने अभी देखा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इन दो कंपनियों ने और एक और कंपनी है, तीनों ने मिलकर लगभग 70 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक करने का एमओयू साइन किया है। तो ये 70 अरब डॉलर यदि भारत में निवेश होता है तो इसका फायदा क्या सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा? नहीं, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा, यहां के लोगों को मिलेगा, और लोगों से जुड़े लोगों को मिलेगा, जिससे भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्लियर? अब क्या मिल रहा है? तो हमें विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। और विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो वहां पे टैक्स में छूट होती है सामान्यतः 5 साल के लिए। 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, जिसमें क्या मिलेगा? विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं मिलेंगी। आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 64वें नंबर पे है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 64 नंबर पे है, जबकि अमेरिका 30 के आसपास है। ठीक है, तो भारत में जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ेंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे विदेशी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी। और निवेश से फायदा क्या होगा? हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के साधन मिलेंगे, जिससे हमारी तरक्की जो राह होगी वो आसान हो जाएगी, है ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली आरंभ 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। सरकार ने श्रम कानूनों को लचीलापन, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए, लेबर कोड्स में भी लचीलापन दिखाया है। कारण बताता हूं। पहले देखिए, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमें 2 तरीके से दंड मिलता है, एक तो आर्थिक और दूसरा शारीरिक। पहले आर्थिक अपराधों के लिए भी शारीरिक दंड की बात की गई थी। अब मान लीजिए कोई आर्थिक अपराध हो जाता है, जैसे सैलरी नहीं मिल पाई या कुछ नहीं भर पाया, तो क्या जेल पकड़ के ले जाओगे? किसी विदेशी व्यक्ति ने आपके यहां पैसा लगाया, आपके यहां पूंजी लगाई, आपके यहां फैक्ट्री लगाई और गलती से फैक्ट्री में आग लग गई और दो श्रमिक हादसे का शिकार हो गए, तो क्या करोगे आप? उसके मालिक को जेल में डाल दो। यदि आपने एक को जेल में डाला तो फिर कोई भी कंपनी का मालिक ये नहीं चाहेगा कि वो आपके यहां फैक्ट्री लगाए। तो क्या होगा? आपके यहां से पूंजी का बहिर्गमन होना शुरू होगा, है ना। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों में छूट लेने की, तो श्रमिकों से काम कराने की दिशा में कई छूटें प्रदान की गई है, जिससे कंपनियां आसानी से काम कर सकें। वो आखिर क्यों आ रही हैं आपके पास? सस्ते लेबर के लिए। जैसे मैं एक कहानी बताता हूं कि बंगाल में एक फैक्ट्री है मान लीजिए, और वहां पे मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई और वहां पे एक नियम बना दिया गया कि देखो सोमवार को आएंगे, 10 बजे आएंगे, 6:30 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए, बीच में 1 घंटे का गैप, संडे को छुट्टी, है ना। उसके बाद महीने में 2 अवकाश, और ये तो हो गया, ईपीएफओ, ईएसआईसी सब कुछ मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो वहां की पार्टी है उसको चंदा भी चाहिए सप्ताह में, और मेरी आमदनी उसके हिसाब से मैं घाटे में जाऊंगा यदि मैं इतना कर पाऊं। तो मैंने कोई धर्मार्थ संस्था तो खोली नहीं है, मैं व्यापारी हूं, लाभ कमाने के लिए खोला है। मैं क्या करूंगा? वहां से धंधा समेटूंगा और दूसरे जगह पे जहां पे मुझे सस्ता लेबर मिले, जहां पे मुझे छूट मिली थोड़ी, वहां पे जाके लगाऊंगा। तो बंगाल से पूरे उद्योगों के उजड़ने का कारण यही था, है ना। आज भी वहां उद्योग लगाने में लोग डरते हैं, क्योंकि वहां पे जो सिचुएशन है, वहां पे जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही मतलब उचित नहीं, अनुचित है ना। तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक और प्रभाव क्या हुआ? जैसे अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां, कुछ भारतीय कंपनियां भी बढ़ी, और बढ़ी तो क्या बढ़ी? देखो यहां पे टाटा मोटर्स, महिंद्रा ना मोटर गाड़ियां बना रही है, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे
आईटी में जा रही हैं, रैनबैक्सी दवाइयों में, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट। तो जो भी कंपनियां यहां आएंगी उससे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस चाहिए साथ में, है ना। जो बड़ा उद्योग जहां पनपता है उसके साथ कई छोटे छोटे उद्योग पनपते हैं, और उन छोटे छोटे उद्योगों से किसको रोजगार मिलता है? तो भारतीयों को मिलेगा। मान लो जर्मनी की कोई कंपनी भारत में लगा रही है, तो जर्मनी से लोग तो यहाँ आएंगे नहीं ना, यूरोप में तो अपने ही कमी है, तो आखिर यहाँ के लोगों को ही वो मिलेगा रोजगार। तो इसके कारण से क्या क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां पनपती हैं और टेक्नोलॉजी में इनको मिलता है, तो ये फिर वैश्विक रूप में अपने को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित करती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडोनेशिया में बजाज और टीवीएस अपनी गाड़ियां खूब बेचती हैं, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो विश्व में फैल रही हैं। जैसे एयरटेल दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका में पूरे कब्जा करके रखा है टेलीकॉम कंपनी के रूप में। तो आप देखेंगे ऐसे तरीके, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, भारत के लोगों को भी फायदा हुआ, कंपनियों को भी फायदा हुआ। आगे चलते हैं। अब यहां पे एक और चुनौती है, जब भी बड़ी कंपनियां आती हैं, जब भी बड़ी कंपनियां आती हैं तो छोटे उद्योगों को, छोटे उत्पादकों को बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। छोटे उत्पादक और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं जो स्किल्ड नहीं है। जैसे एक यहां पे उदाहरण है, कौन है? रवि। रवि जो है एक ट्रांजिस्टर बनाता है, ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो कि कंप्यूटर में, टीवी में, इन सब चीजों में लगता है। रवि 1992 में क्या करता है, तो तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्र मतलब ट्रांजिस्टर का निर्माण करने वाली कंपनी शुरू करता है। अब यहां पे उसकी कंपनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 20 कर्मचारी। तो 20 कर्मचारियों के साथ वो काम करना शुरू करता है और ट्रांजिस्टर बनाता है। इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है और अच्छी कमाई कर रहा है। अब सरकार जो है, जो उस पर बाधा थी, टैरिफ की बाधा, वो हटा लेती है। अब विदेशी कंपनियों का भी आगमन होता है, ठीक है। जब विदेशी कंपनियों का आगमन होता है तो ट्रांजिस्टर का मूल्य गिर जाता है। जितने में रवि बेचता था उसके आधा रह जाता है मूल्य। तो जाहिर सी बात है कि इसको अब लाभ नहीं हो पाता है। इसको क्या करना पड़ेगा? लेबर में कटौती करनी पड़ेगी, उत्पादन कम करना पड़ेगा, और यही होता है। इसके पास लेबर साथ रह जाते हैं और उत्पादन में बहुत कटौती हो जाती है। इसके साथ वाले जो दोस्त हैं इसके, वो भी जो ट्रांजिस्टर निर्माण करते थे, कई लोगों ने बंद कर दिया। ऐसा होता है जैसे खुदरा बाजार में, किसमें? खुदरा बाजार में। खुदरा बाजार में वॉलमार्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए इजाजत भारत सरकार ने नहीं दी थी। यदि खुदरा बाजार में इसको देते तो आपके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनको पूरी तरीके से मार दिया जाता। वो इतनी बड़ी कंपनी है। जैसे आपको पता होगा या शायद नहीं पता हो, अमेजन जो है जब से चल रही है वो कुछ ही दिनों से लाभ कमा रही है, नहीं तो वो घाटे में रहती थी। पर इतने बड़े ये जायंट हैं, इतने बड़ी कंपनियां हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लगातार आपके यहाँ इन्वेस्ट करती रही है, भले ही इनको घाटा होता रहे। वो जानती हैं कि ये बहुत बड़ा बाजार है, आज नहीं तो कल ये प्रॉफिट देगा ही देगा। इसी तरीके से कई कंपनियां हैं जो इस तरीके से करती हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2001 में विश्व व्यापार समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया गया और फिर ये बर्बाद हो गए। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखिए, जब प्रतिस्पर्धा आती है तो हमारा रोजगार अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा आती है तो रोजगार अनिश्चित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक जूते बनाने वाली कंपनी है जो किसी को जूता बना के देती है, ठीक है। अब मैंने उस कंपनी से टाई अप किया है। अब जूता बनाने वाली कंपनियां कई आ गई, तो मैं क्या करूंगा? उसी के भरोसे बैठा रहूंगा? नहीं, मैं हो सकता है ऑप्शन ढूंढूं, और जब ऑप्शन ढूंढूंगा तो हो सकता है इसका ऑर्डर कैंसिल कर दूं। तो उस कंपनी का भविष्य निश्चित नहीं है, तो उसका अनिश्चित है, तो फिर लोगों का रोजगार भी अनिश्चित हो जाता है।
परमानेंट सैलरी या परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाती कि आज मैं इससे जूता ले रहा हूं, कल उसके पास फिर वापस आ जाऊं, फिर परसों उसके पास चले जाऊं। तो वो बेचारे भी क्या करें, उनको खुद पता नहीं कि आज ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा आती है तो गुणवत्ता तो सुधर जाती है, कंज्यूमर को लाभ तो होता है, लेकिन जो रोजगार परक लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको ये अनिश्चित हो जाता है कि उनको आज नौकरी, उनकी आज नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो फिर ये कैसे वर्कर हो जाते हैं, डेली वर्कर, कि आज गए तो पैसा मिलेगा, आज नहीं गए तो पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया हुआ है, 35 वर्षीय सुशीला दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष तक काम किया, जब वह एक स्थायी श्रमिक थी, है ना। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई और 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से रात 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। बट जब स्थायी रोजगार होता है तो वहां पे संडे का भी वेतन, सवैतनिक अवकाश होता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती नहीं है, वो अपने साथ प्रतिस्पर्धा भी लाती हैं, टेक्नोलॉजी भी लाती हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक, खिलौने, इन चीजों के लिए आप अभी आगे देखेंगे, इन चीजों के लिए हमें तैयार रहना होता है। और ठीक है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब यहां पे ध्यान रखना है कि न्याय संगत हो, जो वैश्वीकरण हो, उसमें प्रतिस्पर्धा जो हो वो न्याय संगत हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाठी के साथ खड़ा हूं और आप तलवार लेके आ जाएं, या मैं तलवार लेके खड़ा हूं और आप बंदूक लेके आ जाएं, और मैं बंदूक लेके खड़ा हूं, आप मशीन गन लेके आ जाएं, तो ये न्याय संगत प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब टक्कर दोनों की बराबर हो तब वो करना पड़ेगा। तो हमें जो लाठी वाला है या तलवार वाला है या बंदूक वाला है उसको संरक्षण देना पड़ेगा। और कई सरकारें इसीलिए संरक्षणवादी नीति अपनाती है, अपने बाजारों को संरक्षण देती है। जैसे इसके कारण से कई बार सरकार पीएलआई जैसे स्कीम लाती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे स्कीम लाती है, ताकि घरेलू बाजार को पुश किया जा सके। क्लियर हो गया होगा? इसी तरीके से ये आपने देखा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। और इसी में आप देखेंगे यहां पे एक होगा, जैसे इन चीजों में बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों, खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है और कई इकाइयां बंद हो गई, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो आज भी भारत में रोजगार की रीढ़ बने हुए हैं और आज भी ये संभाले हुए हैं रोजगार क्षेत्र को। कृषि के बाद दूसरा ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब एक चैप्टर रह गया है, उस एक चैप्टर को अगली क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ ये वीडियो सुनिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।